नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। जनरल साइंस पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग 4 क्लास देखे थे। आज क्लास नंबर 5वां है जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग से 20 प्रश्न पूछेंगे। किससे? तो जनरल साइंस सामान्य विज्ञान से। तो आपके लिए अति महत्वपूर्ण हो जाता है ये। तो चलिए इसी को आज देखते हैं और किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे? तो पीसीएस फाउंडेशन वहाँ ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पीसीएस फाउंडेशन टेलीग्राम चैनल पर वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आज का पहला सवाल आपके सामने है कि प्रोटीन संश्लेषण में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? पढ़े हैं सवाल? सवाल फिर से पढ़िए कि जो प्रोटीन संश्लेषण यानी प्रोटीन सिंथेसिस में निम्न कोशिकांगों में से किनकी भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? तो प्रोटीन संश्लेषण में जो सबसे अधिक भूमिका पूछ रहा है तो बता दे आपको कि अंतःद्रव्य जालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम, ये दोनों कौन कौन सा है? अंतःद्रव्य जालिका और राइबोसोम। इसके बारे में जानते हैं हम लोग। ठीक है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण में अंतःद्रव्यी जालिका और राइबोसोम की भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। एक अंतःद्रव्यीय जालिका की कला से राइबोसोम लगे रहते हैं तथा ये राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन संश्लेषण के निर्माण स्थल होते हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, जीन है। क्या है जीन? पढ़े हैं? तो जीन जो होता है एक प्रकार का डीएनए का एक भाग होता है। क्या होता है? डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये इसका भाग होता है। चलिए क्या होता है देखिए यहाँ पे। प्रत्येक गुणसूत्रों में डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए का अत्यधिक लंबा व कुंडलित सूत्रीनुमा अणु होता है। इस तरह ना, शायद इस तरह सूत्रनुमा अणु होता है और इसी अणु के छोटे छोटे खंड को जीन कहते हैं। सामान्यतः एक जीन में डीएनए अणु के 5000 से 1 लाख 1 लाख न्यूक्लियोटाइड एकल अणु होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है, बताइए। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है तो कौन सा है हो जाएगा इसमें? तो तीसरा का जो आंसर है ये आपका है एमाइलेज। कौन सा है? एमाइलेज। इसके बारे में जानते हैं। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। क्या करता है? एमाइलेज जो है नामक एंजाइम जो है का स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। ठीक है, चलिए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव गुर्दे का, किडनी का सामान्य कार्य नहीं है? तो हम बता दें कि रक्त में जल की मात्रा का नियंत्रण करता है, लेकिन पूछा है नहीं है। फर्स्ट तुरंत देख के लबलबाग नहीं मार देना है। उसके बाद यूरिया को छान कर बाहर करना, कई हार्मोनों का स्रावन करना, ये मानव गुर्दे का काम है। लेकिन जो काम नहीं है, ये काम क्या है? नहीं है, रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित ये नहीं करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे इसके बारे में लिखा होगा कि अग्नाशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है तथा अन्य तीनों विकल्पों मानव गुर्दे के सामान्य कार्य है। ठीक है, चलिए। भ्रूण किसमें मिलता है? फल में, फूल में, पर्ण में, बीज में या कली में? तो ये मिलता है बीज में। किसमें मिलता है? बीज में या भ्रूण मिलता है। देखिए, पौधे में भ्रूण बीज में मिलता है। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से बाहर आता है। ठीक है, याद रखिएगा।
एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। ठीक है, एक रोगग्रस्त मानव शरीर की निम्न अवस्थाओं पर विचार कीजिए। पहला है सूजे हुए लस्सी का पर्व, रात्रि में पसीना आना, स्मृति का लोप, वजन का घटना। इनमें से कौन से एड्स के लक्षण हैं? बताइए। एड्स के लक्षण पूछा है तो ये चारों है। कौन कौन? सूजे हुए लस्सी का पर्व, एड्स का लक्षण पूछा है, रात्रि में पसीना आना, ये भी सही है, स्मृति का लोप, वजन का घटना, ये आपका चारों चीज हो जाता है। ठीक है, देखिए एड्स एक विषाणु जन्य रोग है जिसमें रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो नष्ट हो जाती है। इस रोग में कई प्रकार के लक्षण स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं, जिनमें सूजे हुए लसिका पर, रात्रि में पसीना आना, स्मृति लोप, वजन घटना, थकावट इत्यादि प्रमुख है। इसमें शरीर इतना कमजोर हो जाता है कि रोगी की कई प्रकार के संक्रमण रोग का के कारण मृत्यु हो जाती है। मतलब उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है ना वो पूरा डाउन हो जाता है। कोई भी रोग रोग घुस जाता है उसमें फिर हो जाता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाते हैं। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नलिखित रोग हो जाता है। क्या रोग हो जाता है? पॉलिश से जो किया हुआ चावल रहता है तो उससे हो जाता है बेरी बेरी रोग। कौन सा रोग होता है? तो बेरी बेरी रोग हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे सफेद अनाज जैसे पॉलिश किए हुए चावल तथा गेहूं का आटा इत्यादि में थायमीन पर्याप्त मात्रा में उपस्थित नहीं होता। यदि मानव आहार में मुख्यतः यही चीजें शामिल है तो यह शरीर में थायमीन की कमी का कारण बन सकता है। उल्लेखनीय है कि बेरी एक पोषण संबंधी विकार है जो थायमीन यानी विटामिन B1 की कमी से होता है। क्या? बेरी रोग होता है किस कमी से? तो विटामिन B1 की कमी से होता है, याद रखिएगा। परखनली शिशु के मामले में क्या होता है? इस परखनली में शिशु होता है ना, उसके मामले में क्या होता है उसमें? तो उसमें जानते होंगे कि निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। जो परखनली शिशु जो होता है उत्पन्न आजकल देखे है ना, तो इनसे जो निषेचन होता है वो माता के शरीर के बाहर होता है। इसके मामले में कैसे होता है यहाँ पे देखिए। जो माताएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती है उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु कहते हैं। परखनली शिशु अंतःपात्र निषेचन विधि में डिम्ड और शुक्राणु का निषेचन जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है। माता के शरीर के बाहर पेट्री यानी पात्रों में कृत्रिम रूप से कराया जाता है, जिससे उससे बने भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भाशय में प्रतिरोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं। जो अंडा होता है ना मादा लोग का, उस बाहर निषेचन करके उसके बाद क्या करता है 6 से 48 घंटे के अंदर उसके गर्भ में डाल दिया जाता है। केसुरु के रज्जु यानी स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? स्पाइनल कोड से कितनी जोड़ा तंत्रिका निकलती है? तो उससे जो निकलती है वो है 31 जोड़ा। कितना जोड़ा? तो 31 जोड़ा निकलती है। यहाँ देखिए केसुरु के रज्जु यानी स्पाइनल कोड में 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नी अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु स्पाइनल कोड से जोड़ती है। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रेनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती है, जिनकी संख्या जो है वो 12 जोड़ी होती है। कितना होता है? 12 जोड़ी होता है। भ्रूण किसमें मिलता है? सवाल रिपीट हुआ है ना, बताइए बोलो। तो आप पीछे पढ़े होंगे ये 20 में मिलते हैं। यही चीज यहाँ पर रिपीट होगी। सवाल पढ़ लीजिएगा। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? बताइए, केमिस्ट्री सवाल है। लगभग कितने प्रकार के रासायनिक तत्व पृथ्वी पर पाए जाते हैं? तो लगभग जो है 100 प्रकार के। कितना? लगभग में 100 प्रकार के पृथ्वी पर पाए जाते हैं। ये देखिए
रासायनिक तत्व या केवल तत्व जैसे ऐसे उन शुद्ध पदार्थों को कहते हैं जो केवल एक ही तरह के परमाणु से बने होते हैं, अथवा जो ऐसे परमाणुओं से बने होते हैं जिनके नाभिक में समान संख्या में प्रोटॉन होते हैं। अभी तक 118 तत्वों की पहचान की गई है। जैसे प्रश्न में क्या पूछा था, 118 नहीं था, तो 118 क्या 100 से अधिक है, तो ये लो हो जाएगा। ठीक है, चलिए। भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किसके रिसाव के कारण हुई, बताइए। तो जो भोपाल में गैस ट्रेजेडी हुआ था, ये हुआ था मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण। किसके कारण? मिथाइल आइसोसाइनाइड के रिसाव के कारण हुआ था, याद रखिएगा। भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र में मेथिल आइसोसाइनाइड गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं? निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों को पकड़ते तथा उनका भक्षण करते हैं, बताइए। तो ये है कौन सा? उनका भक्षण किसको करते हैं? ये करते हैं आपका नाइट्रोजन का। किसका करते हैं? तो नाइट्रोजन का भक्षण करते हैं। नाइट्रोजन पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्व है। कीटभक्षी पौधे प्रायः ऐसे स्थानों पर पाए जाते हैं जहां की भूमि में नाइट्रोजन की कमी होती है, इसीलिए एक कीटों को मारकर उनके शरीर से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। और कीटभक्षी पौधों की लगभग 440 जातियों का पता लगाया जा चुका है। भारत में ये पौधे हैं, दार्जिलिंग में है, नैनीताल में है, कश्मीर में है, आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को विस्फोटक की तरह से प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है किसको? नाइट्रोग्लिसरीन को। किसको किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन को प्रयोग किया जाता है विस्फोटक की तरह। देखिए यहाँ पे कैसे। नाइट्रोग्लिसरीन एक भारी रंगहीन तेलीय विस्फोटक तरल पदार्थ है जिसे ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट या 1,2,3 ट्राइनाइट्राइकोप्रोपेन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था, बताइए। निम्नलिखित तत्व समूहों में से कौन सा एक पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के लिए मूलतः उत्तरदायी था? तो मूलतः जो उत्तरदायी था ये है कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। कितना केवल उत्तरदायी था? तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन, ये सब उत्तरदायी था जीवन के लिए। यहाँ देखिए, जीव विज्ञानी जीवन के लिए 6 पदार्थों को जरूरी मानते हैं। वे है कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। जीवन से जुड़ी सभी आधारभूत रसायन जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, हार्मोन इन्हीं मूल तत्वों से बने होते हैं। ठीक है, चलिए। कौन सा सुमेलित नहीं है, बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो सेल्सियस तापमान को मापता, सही है। किलोवाट आवर विद्युत को, RH गुणांक रक्त को, और रिएक्टर पैमाना किसको मापता है? तो रिएक्टर पैमाना जो है आर्द्रता को नहीं मापता, बल्कि ये जो है मापता है किसका? भूकंप की तीव्रता का, भूकंप की तीव्रता का। ठीक है, देखिए, रिएक्टर पैमाना आर्द्रता नहीं बल्कि भूकंप की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अन्य तीनों युग्म सम्मिलित है। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है? अगर धूप से बचते हैं तो छाते में कैसा रंग होना चाहिए? तो उसके लिए पता है क्या करना है? ऊपर वाला जो होता है वो उजला, ये ऊपर वाला उजला और नीचे वाला काला होना चाहिए। उजला और नीचे वाला काला ले लीजिएगा।
ठीक है, ज़्यादा गर्मी नहीं लगेगा। कैसा क्यों, देखिए श्वेत प्रकाश का पूर्णतया परावर्तक है, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊष्मा अवशोषित हो पाती है, अतः छाते की ऊपरी सतह सफेद होने से ही गर्मी से धूप से बचा जा सकेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि उसका जो है ना क्या हो जाता है, गुरुत्व नहीं होता है, वहाँ ग्रेविटेशन नहीं होता है, इसीलिए सीधा खड़े नहीं रह सकते। ऐसे से देखते नहीं है एस्ट्रोनॉट वगैरह जाते हैं चंद्र पर, तो देखिए यहाँ पर देखिए, अंतरिक्ष में कम गुरुत्वाकर्षण के चलते अंतरिक्ष यात्री सीधे खड़े नहीं रह पाते। कम गुरुत्व में लंबे अंतरिक्ष अभियानों में अंतरिक्ष यात्रियों को पेशीय क्षय और अस्थियों के घनत्व में कमी का सामना करना पड़ता है। अस्थि घनत्व कम होने से अस्थियां कमजोर हो जाती है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है। निम्नलिखित तत्वों में कौन अर्धचालक है, बताइए। अर्धचालक पूछा, तो सिलिकॉन जो होता है ना, ये तत्व में अर्धचालक होता है। कौन सा, सिलिकॉन। ऐसा क्यों, देखिए कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनकी विद्युत चालकता आचालकों की अपेक्षा बहुत अधिक परंतु चालकों की अपेक्षा बहुत कम होती है, इन्हें अर्धचालक कहते हैं, जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये दोनों क्या होती है, होते हैं, ये अर्धचालक होते हैं। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, बताइए। निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है, तो ये किया जाता है अवरक्त तरंग का। कौन सा तरंग का, अवरक्त तरंग का किया जाता है। अवरक्त तरंग, जिसको इंफ्रारेड वेव बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का एक प्रकार है। इनकी तरंग दैर्घ्य दृश्य प्रकाश से अधिक होती है। इनका प्रयोग जो है वो लक्ष्य ढूंढने, निरीक्षण, रात्रि दृष्टि आदि के लिए सैनिकों द्वारा किया जाता है। याद रखिए किसके द्वारा किया था, तो सैनिकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, आप लोग कमेंट तो करते नहीं है, लेकिन कीजिएगा जरूर। जो भी गलती होगा सुधारने का प्रयास करेंगे। आप लोगों को क्या चाहिए वो चीज़ बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी को एक बार फिर से झारखंडी जोहार।